नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को व्यापार कविता का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। कवि मैथिली शरण गुप्त इस पंक्ति में गहरा दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह भारत भूमि जो रत्नों से भरी रही है, आज व्यापार के क्षेत्र में अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। जैसे कृषि की दुर्दशा दुखद है, वैसे ही व्यापार की यह हीन स्थिति भी अत्यंत चिंताजनक है। भारत कभी व्यापार के क्षेत्र में विश्व भर में प्रसिद्ध था। उसकी वस्तुएं हर जगह सराहा जाती थी, लेकिन आज वही देश हर क्षेत्र में दूसरों पर निर्भर हो गया है। प्रत्येक कदम पर हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ पराधीनता और परावलंबना भारत जैसे समृद्ध देश के लिए अत्यंत लज्जाजनक है। पहले पद का सारांश है, भारत जो अभी व्यापार में अग्रणी था, आज व्यापारिक रूप से अत्यंत दुर्बल है और विदेशी सहायता पर निर्भर हो गया है। यह एक चिंता और शोक की बात है। पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय समाज की मानसिक पराधीनता और आत्मगौरव की क्षीणता पर व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कि आज हम अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा तक नहीं कर पा रहे हैं। हमें विदेशी वस्तुओं को पहनकर स्वयं को सभ्य मानते हैं और यह सोचते हैं कि यही आधुनिकता और सम्मान की पहचान है। कवि आगे कहते हैं कि कोई भी जाति या देश तभी उत्पन्न करता है जब वह आत्मनिर्भर होता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। जो जितनी अधिक और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करता है, वह उतनी ही अधिक सम्मानित और आत्मनिर्भर होता है। भारतवासी आज अपनी संस्कृति और आत्मसम्मान भूलकर विदेशी वस्तुओं को सभ्यता का प्रतीक मानते हैं। आत्मनिर्भरता ही उन्नति का मार्ग है। जो समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है, वही आगे बढ़ता है। कवि कहते हैं, हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं दिखती है, चाहे वह कपड़े हो, मशीनें हो, सजावटी सामान हो या दैनिक उपयोगी की चीजें, वे सब विदेशी है। उन पर लिखा होता है मेड इन इंग्लैंड, मेड इन इटली, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, मेड इन अमेरिका आदि। मतलब यह कि हम अपने देश के विदेशी चीजों का अंधाधुंधा उपयोग कर रहे हैं। कवि यह एक तीखा व्यंग्य करता है कि ये सब चीजें तो निर्जीव है, फिर भी वे हमारे जीवन में हावी है, जबकि हम सजीव मनुष्य होते हुए भी निर्जीव से हो गए हैं। हमारे अंदर कोई चेतना, स्वाभिमान या आत्मनिर्भरता नहीं बची है। हम इतने बेकरार है कि अपने ही घर में आग लगा दी है। यह घर में आग लगाना एक प्रतीक है जो यह बताता है कि हम विदेशी वस्तुएं खरीद कर अपनी अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। इसके बावजूद हम सोए हुए हैं, यानी इस नुकसान और खतरे के प्रति पूर्णतः उदासीन और अचेत है। कवि कहते हैं कि हमारी कुल नारियां यानी सम्मानित संस्कारी पारंपरिक भारतीय नारी, जिसके लिए चूड़ियां उसके सौभाग्य और शुभता के प्रतीक होती है, वे भी अब विदेशी चूड़ियां पहन रही है। भारतीय नारी के लिए चूड़ियां पहनना सिर्फ श्रृंगार नहीं होता, बल्कि वह इसे अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन यानी सुहाग का प्रतीक मानती है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति में बहुत गहरे जुड़ी है। लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि जिन चीजों में हमारी संस्कृति की आत्मा बसती है, वे भी विदेशी बन गई है। चूड़ियां जैसी पारंपरिक भारतीय का प्रतीक वस्तु एक विदेशी से आ रही है, तो समझो कि भारत अपनी आत्मा, अपनी पहचान, अपनी रीति रिवाज तक खो रहा है। कवि इस पंक्ति में अत्यंत दुख और पीड़ा के साथ यह कह रहा है कि अब बस बहुत हो चुका। भारत अपना विदेशी सुहाग भी खो बैठा है, यानी हम भारतीय अब अपनी रीति रिवाज, अपने प्रतीक और अपने गौरव तक में पराधीन और पराश्रित हो गए हैं। कवि यह दिखाना चाहते हैं कि हमारी आत्मनिर्भरता की स्थिति कितनी नाजुक और शर्मनाक हो चुकी है। अब तो हम सुई जैसी तुच्छ चीज, जिसे बनाने में कोई विशेष तकनीकी नहीं चाहिए, वह भी विदेशों से मंगवाते हैं। जब सुई तक हमारे देश में नहीं बन पा रही, तो हमारे कपड़े कैसे सिलेंगे, यानी हम कपड़े पहनने के लिए भी विदेश पर निर्भर है।
माचिस जैसी सामान्य वस्तु जो घर घर में उपयोग होती है वह भी विदेशी है। अगर हम विदेशी माचिस का बहिष्कार करें तो अंधेरे में रहना पड़ेगा। अब तंज कसते हैं तो जब छोटी छोटी चीजें भी विदेशी है तो हम क्या कर सकते हैं? यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक, लज्जाजनक है। आगे कवि बताते हैं कि अब केवल वस्तुएं ही नहीं बल्कि हमारा पहनाव, बोलचाल और रहन सहन भी पूरी तरह विदेशी हो चुका है। अब स्वदेशी कहीं दिखाता ही नहीं, ना वस्तुओं में, ना संस्कृति में, ना आचरण में। हम विदेशियों के गुण नहीं अपनाते बल्कि सिर्फ बाहरी दिखावे की नकल करते हैं। कवि व्यंग्य करता है कि हमने अंधी नकल में महारत हासिल कर ली है, अब हम मूल नहीं केवल नक्काल बनकर रह गए हैं। एक प्रसिद्ध कथा का उपयोग करते हैं। एक गधा कहीं से शेर की खाल पा जाता है और उसे पहनकर अपने आप को शेर समझने लगता है। वह सोचता है कि लोग अब उससे डरेंगे, लेकिन जब उसने गधे जैसे ही आवाज निकाली तो सब उसकी असलियत पहचान गए और उस पर हंसने लगे। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, सिर्फ शेर की खाल पहनने लेने से कोई गधा शेर नहीं बन जाता है। इसीलिए सिर्फ बाहरी रूप, कपड़े या दिखावा अपनाने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। गुण, स्वभाव और चरित्र ही किसी को सम्मानित बनाता है। बताते हैं कि ऐसे दिखावटी और खोखले लोग जो बाहर से तो प्रभावशाली दिखते हैं पर अंदर से गुणाहीन होते हैं, आजकल समाज में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। वे ऊपर पर्दों पर है, सम्मान पा रहे हैं पर उनमें सच्चा व्यक्तित्व और चरित्र नहीं होते। अगर अंतिम पंक्ति पर बात करें तो काले बाल पर लाली चढ़ती नहीं, यानी जिस चीज की प्रकृति ही अलग है उसमें कृत्रिम सजावट या रंग चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भावार्थ है, असली गुण और संस्कार अंदर से आते हैं, ऊपर से दिखावा कर लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। आगे के पंक्तियों में कवि कहता है कि आज के समय में हमें विदेशी वस्तुएं तो छोड़िए, उनकी खुशबू तक पसंद नहीं आती। खास केवाड़, बेला, चमेली ये सब भारत की पारंपरिक प्राकृतिक और सुगंधित पुष्प या तेल है जिसका उपयोग भारत के लोग सदियों से करते आए हैं। लेकिन अब ये गंधे हमारे मन को नहीं भरती। हम इन्हें पुरानी, पिछड़ी या कम आकर्षक मानकर नकारते हैं। यह हमारे मानसिक उपनिवेशवाद को दर्शाता है। हमने अपने ही देश सौंदर्य बोध को तिरस्कार योग्य समझ लिया है। कवि आगे कहता है कि अब तो हमारा मस्तक भी तब तक शांत या प्रसन्न नहीं होता जब तक उस पर विदेशी स्तत्र लैवेंडर की सुगंध न चढ़ ली जाए। लैवेंडर यूरोपीय देशों में एक विदेशी सुगंध है जो अब भारतीय लोगों के नवरुचि और फैशन का हिस्सा बन चुकी है। इसका आशय यह है कि हमारी मानसिकता इतनी विदेश प्रधान हो गई है कि हम अपनी देशी इत्रों, फूलों और खुशबुओं को तुच्छ समझने लगे हैं। कवि कहते हैं कि हमें अब अपने शौक और दिखावे की इतनी चिंता है कि अगर हमारे कारण देश की आत्मनिर्भरता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की उजड़ जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आज का समाज इतना आत्म केंद्रित और भोग प्रधान हो गया है कि उसे राष्ट्रहित की भी परवाह नहीं रही। कवि इस स्थिति पर दुख और आक्रोश व्यक्त करता है। कवि कहता है, हमने अपना स्वाभिमान पूरी तरह से भूतकाल और वर्तमान की लहरों में डुबा दिया है। हम कभी महान थे, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थे, पर अब हम अपने अतीत के गौरव को भी भूल चुके हैं और वर्तमान की चेतना को भी खो बैठे हैं, डूबो चुके। तात्पर्य यह है कि हमने अपने गौरव, आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव को समाप्त कर दिया है। कवि आश्चर्य प्रकट करते हैं कि इतना सब कुछ खो देने के बाद हम फिर भी जीवित है, यह चमत्कार से कम नहीं है। यानी जो समाज या व्यक्ति आत्मगौरव खो चुका हो उसे तो अस्तित्व में रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है, फिर भी हम जीवित है। ये दिखाता है कि हम जड़, उदासीन और निर्लज्ज जीवन जी रहे हैं। यहाँ एक गहन दार्शनिक और कटाक्ष पूर्ण प्रश्न उठता है, अगर इस स्थिति को जीवन कहा जाए जहाँ ना आत्मसम्मान है, न स्वदेशी भावना, न आत्मचिंतन, तो फिर मरना किसे कहेंगे? कवि यहाँ वास्तविक जीवन और केवल शारीरिक अस्तित्व के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं।
कवि कहते हैं कि सच्चा जीवन वही होता है जिसमें व्यक्ति को अपने अस्तित्व, अपने देश, अपने कर्तव्यों और अपने स्वाभिमान की चिंता हो। लेकिन जिस व्यक्ति या समाज को अपने होने की सुधा ही नहीं, वह जीवित तो दिखता है पर वास्तव में मृत प्राय है। ऐसे जीवन निर्जीव, चेतनाहीन और उद्देश्यहीन होता है। कवि आगे बताते हैं कि अब भारत में जो भी वस्तुएं रोजमर्रा के व्यवहार की है, जैसे कपड़े, बर्तन, दवाइयां, सौंदर्य प्रसाधन, मशीनें, फर्नीचर, तकनीकी उपकरण आदि, वे विदेशी से आयोजित होती है। भारत अपने धन और धान्य विदेशों को निर्यात कर रहा है, यानी हम अपने कीमती साधनों विदेश बेच रहे हैं, बदले में विदेशी वस्तुएं खरीद रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। बाहर का सामान महंगा होता है, लेकिन फिर भी हम वही खरीद सकते हैं। यह व्यापार संतुलन नहीं बल्कि व्यापारिक पराधीनता है। कवि कहते हैं कि इस संतुलित व्यापार व्यवस्था से उत्पन्न दुखद परिणाम की ओर इशारा करते हुए, जब देश खरीदता ज्यादा है और बेचता कम, तो उसका धन समाप्त होता जाता है। ऐसे में देश की जनता गरीब होती जाती है, संसाधन की कमी होती है और अंततः लोग भूख से मरने की कगार पा रहे हो जाते हैं। इसका सवाल कवि वेदना और व्यंग्य के साथ पूछते हैं, ऐसी स्थिति में गरीबियां क्यों ना फैले, भूख क्यों ना बढ़े। आगे बताते हैं कि कवि गहरे निराशाजनक और विवश भाव को प्रकट करते हुए, जब कोई समाज अपनी उद्योग क्षमता देता है, अपनी आत्मनिर्भरता गिरवी रख देता है और पूरी तरह विदेशी माल का उपयोग तो कर बैठता है, तो उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि उसे बचा पाना मनुष्य के वश में नहीं रहता। तब कवि व्यक्त करते हैं कि जब तो केवल भगवान ही देश की रक्षा कर सकते हैं। आगे कवि एक बहुत वास्तविक व्यापारिक स्थिति का वर्णन करते हैं। भारत जैसी उपनिवेशिक या निर्भर अर्थव्यवस्था वाले देश अक्सर कच्चा माल बहुत सस्ते दामों पर विदेशों को बेचते हैं। उदाहरण कपास, मसाले, खनिज, जड़ी बूटियां, चाय आदि। यह सब भारत के न्यूनतम मूल्य पर विदेश बेच दिया जाता है। अब वही कच्चा माल विदेशों में जाकर तैयार माल में बदल जाता है। वह भारतवादी उत्पन्न वापस 20 गुना कीमत पर खरीदता है। इसे कवि अविवेक कहता है, यानी बुद्धिहीनता। भारत अपने संसाधन देखकर भी आर्थिक रूप से घाटे में रहता है। उदाहरण, भारत से निर्यात हुआ कपास, इंग्लैंड में बना कपड़ा, वही भारत को ऊंची कीमत पर बेचा गया। यह व्यवस्था विदेशी को समृद्ध और भारत को गरीब बनती है। अब कवि उस राष्ट्र की मानसिकता पर चोट करता है जो केवल कच्चा माल पैदा करने में ही संतुष्ट है, जिसे यह लगता है कि वह उत्पादन करना, पर असल में वह केवल आधारभूत अपूर्णता दे रहा है, बिना किसी औद्योगिक निर्माण या मूल्यवर्धन के। ऐसे देश कभी विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि वहां औद्योगिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता नहीं अर्जित करता। कवि स्पष्ट और निर्णायक रूप से कहते हैं कि यह कोई संयोग या किस्मत की बात नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र या अटल नियम का है। ऐसा देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह औद्योगिक उत्पादन, तकनीकी कौशल और आर्थिक नियंत्रण से वंचित रहा है। कवि ने राले ब्रदर जैसे उदाहरण के माध्यम से भारत द्वारा कच्चे माल को विदेश को बेचने की बात की है। राले ब्रदर्स एक उदाहरण हो सकता है, जैसे कवि यह कहकर व्यंग्य कर रहा है कि हम उन चीजों को सस्ते में विदेशियों को बेचते हैं। भारत कच्चा माल सस्ते दामों में बेचता है। अब वह कच्चा माल विदेशों में तैयार वस्तुएं बनकर 15 गुनी कीमत पर वापस भारत में आ जाता है। इस पंक्ति का मतलब है कि हम वही सामान महंगे दामों पर खरीदते हैं जो पहले सस्ते में बेच चुके थे। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार नीति पर पूरी तरह से अनुचित और असंतुलनता हो जाती है। भारत संसाधन बेचने के बदले महंगा उत्पादन खरीदता है, जो आर्थिक शोषण का एक रूप है। कवि यह दिखाते हैं कि विदेशों से वह सामान अनेक रूपों में आता है, यानी
विदेशों में मूल कच्चे माल से बने उत्पाद, तैयार कपड़ा, मशीनें, तकनीकी सामान आदि भारत में आते हैं। इसे नाना रूप में यानी विभिन्न रूप में व्यक्त किया गया है, जैसे विदेशी वस्त्र, इलेक्ट्रिक, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य कई उत्पादन। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गया है और उत्पादन की प्रक्रिया से वंचित है। यह अंतिम पंक्ति पूरी तरह कविता का सारांश और संदेश देता है। कवि काफी दुख और आश्चर्य के साथ यह सवाल उठाते हैं कि अगर हम ऐसे असमान व्यापारिक नीति के शिकार है तो फिर हमें क्यों ना आर्थिक अंधकार में फंसे हो। या अंधकार कूप का अर्थ आर्थिक असमानता, पारंपरिक पिछड़ापन और निराशाजनक स्थिति है। भारत की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हम खुद के उत्पादन की ओर ध्यान नहीं देंगे और विदेशियों के सामान की सस्ते में खरीदी और महंगी में बिक्री की नीति से बाहर नहीं आएंगे। कवि बताते हैं कि भारत रुई जैसी कच्ची वस्तु को सस्ते दामों में जैसे 500 रुपए से बेचकर यहाँ कच्चा माल विदेशों में जाता है, जहां उसे उत्पादित और तैयार किया जाता है। यह उदाहरण यह दिखाता है कि भारत संसाधन बेचने के बदले में कुछ नहीं अर्जित करता और केवल कच्चा माल निर्यात करता है। आगे कवि बताते हैं कि यह भारत में व्यापार करने वाले लोग यह सोचकर खुश हो जाते हैं कि उन्हें कुछ आय, जबकि यह आय अस्थायी और आर्थिक रूप से शोषणकारी होती है। यह एक तरह से भ्रांति का प्रतीक है, क्योंकि लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वे सच्चे लाभ से वंचित है। यहाँ पर सानध्य शब्द से कवि यह दिखाता है कि लोग खुश होकर अपनी स्थिति का गलत आकलन करते हैं। यह कवि विदेशी व्यापारियों की स्थिति को दिखाते हैं। भारत से सस्ते में कच्चा माल लेकर उसे उत्पादन करते हैं और फिर वही तैयार वस्त्र भारत में महंगे दामों में बेचते हैं। 4500 का उल्लेख यह दर्शाता है कि भारत को तैयार माल सस्ते से बहुत महंगे दामों में बेचा जाता है। इससे यह साफ है कि भारत का कच्चा माल सस्ते में बेचकर और महंगे तैयार माल को खरीदकर आर्थिक नुकसान उठा सकता है। कवि व्यंग्यपूर्ण तरीके से यह बताते हैं कि भारत अपनी दीनता को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। वह आगे बढ़ने के बजाय दीनता और शोषण को अपने गले लगाकर आगे बढ़ रहा है। यह कवि अपना आलोचना कर रहा है कि भारत सच्चे विकास की दिशा में नहीं चल रहा है, क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन को अपनी नियति बना रहा है। यह कवि यह दिखाते हैं कि भारत की स्थिति क्या हो गई है। वह आवश्यकता वस्तुएं जैसे स्वयं नहीं बना रहा, बल्कि वह खिलौने, कच्चे की वस्तुएं और अन्य निरर्थक वस्तुएं खरीद रहा है। यह उदाहरण यह दिखाता है कि भारत अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए विदेशी उत्पादनों पर निर्भर है, जबकि वह सस्ती और आवश्यक वस्तुएं नहीं बन पा रही है। कवि अब स्वदेशी उत्पादन की बात करते हैं। वह कहते हैं कि अगर भारत अपनी आवश्यक वस्तुएं स्वयं बताना तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। यदि बनाते हम यही का अर्थ है अगर भारत अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करता है तो उसे विदेशी शासन या सामान की आवश्यकता नहीं होती। इस पंक्ति में कवि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्योगों के निर्माण की ओर संकेत करते हैं। यह अंतिम पंक्ति कवि दुख और निराश को व्यक्त करती है। यह कहते हैं कि अगर भारत स्वयं आवश्यक चीजें बनाता है तो आज उसे यह दीनता और गरीबी नहीं झेलनी पड़ती। हानि का मतलब और आर्थिक नुकसान और दुर्दशा का मतलब है भारत की बदहाली स्थिति। कवि यह सोचते हैं कि भारत ने अपने मेहनत और संसाधन का यही उपयोग किया होता है तो वह आज आर्थिक शोषण और निर्भरता से बच सकता था। कवि व्यापारिक असमानता की ओर इशारा करता है। वह कहता है कि भारत विदेशी टीन को लेकर उसे सानाथ्य चांदी में बदलकर बेच रहा है। इसका मतलब है कि भारत सस्ते में निचले गुणवत्ता के विदेशी उत्पादनों को स्वीकार करता है और उसे मूल्यवान या अधिक लाभकारी उत्पादनों के रूप में बेचता है। तीन से कवि उन सस्ते सामानों की ओर इशारा कर रहे हैं जिन्हें भारत विदेश से सस्ते में खरीदता है और वहां उसे महंगे दामों में बेचता है।
यह पंक्ति में सोने के बीच के अंतर को दिखाती है। कवि कहते हैं कि भारत सोना देकर गिलट प्राप्त कर रहा है और यह आर्थिक शोषण का उदाहरण है, जहां भारत अपनी मूल्यवान चीजों को सस्ते सामान के बदले में खो रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। यह कवि दिखाते हैं कि भारत से कांच को लेकर महंगे और मूल्यवान हीरे के रूप में विदेशियों को दे रहा है। वह स्वयं है भारत की आर्थिक नीति पर, जिसमें भारत निर्यात के लिए सस्ता सामान बेचता है और बदले में गुणवान वस्तु ये प्राप्त करता है, लेकिन वह वास्तविक मूल्य नहीं पा सकता। यह स्थिति बताती है कि भारत अपनी संसाधन संपन्नता का सही तरीके के इस्तेमाल नहीं कर रहा है और उसे विदेशी बाजारों में व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है। अंतिम पंक्ति में भारत के शोषण और समाज के भीतर दुख को दर्शाते हैं। कवि कहते हैं कि भारत अपने खून पसीने के बदले विदेशी मदोदक ले रहा है। निजी रक्त का अर्थ है भारत की मेहनत या अपने संसाधनों की कीमत, जबकि मदोदक विदेशी मदिरा या बेकार चीजों की तरह है, जो दिखाती है कि भारत अपनी कीमती संसाधनों के बदले कुछ बेहद सस्ते या बेकार सामान प्राप्त कर रहा है। यह एक आर्थिक और सामाजिक असंतुलन को प्रकट करता है, जहां भारत अपनी मेहनत के बदले कुछ भी नहीं पा रहा है और विदेशों के उत्पादनों के लिए अत्यधिक शोषित हो रहा है। आगे कवि बताते हैं कि भारत के प्राचीन गौरव और आत्मनिर्भरता के समय की चर्चा करते हुए यह सवाल उठता है कि क्या कभी इस पुराने और महान देश में ऐसे समय था जब भारत अपने सभी कार्यों को स्वयं करता था, बिना किसी बाहरी सहायता के। कवि बताते हैं कि भारत की आत्मनिर्भरता और सामाजिक व आर्थिक विकसता के उस समय को याद करते हैं जब देश ने स्वयं को समृद्ध और सक्षम बनाए रखा था। यह सवाल वर्तमान की तुलनाओं में अतीत की आत्मनिर्भरता को उजागर करने का एक तरीका है। आगे बताते हैं कि भारत को प्राचीन आत्मनिर्भर समय के महत्व को रेखांकित करते हुए कवि, अगर भारत ने अपने आप को स्वावलंबी नहीं बनाया होता और बाहरी ताकतों से निर्भर नहीं किया होता तो शायद भारत का पतन हो गया होता। इस पंक्ति में कवि भारत की स्थिति को उस समय के महत्व से जुड़ता है और यह बताते हैं कि भारत का गौरव और समृद्धि तभी संभव था जब वह आत्मनिर्भर थे। अगर आत्मनिर्भरता नहीं होती तो भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक पतन निश्चित था। कवि आगे की पंक्तियों में बताते हैं कि निराशा और वर्तमान स्थिति पर कि वह सवाल करते हैं, आज भारत के प्राचीन आत्मनिर्भरता और महानता का कोई निशाना भी अब दृष्टि में नहीं आता। यह चिन्ह से कवि यह संकेत करते हैं कि भारत की प्राचीन समृद्धि और आत्मनिर्भरता का कोई अच्छा उदाहरण और अब दिखाई नहीं देता। दृष्टि में आता का अर्थ है कि अब हम आज की स्थिति में भारत की पुरानी मेहनता और आत्मनिर्भरता को नहीं देख सकते हैं। यह एक निराशाजनक स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें भारत ने स्वावलंबी होने खो दिया और अब वह निर्भरता की ओर में बढ़ रहे हैं। कवि भारत को दिव्य दर्शन शास्त्र का जन्म स्थान मानते हैं। वह कहते हैं भारत का स्थान है जहां पर दर्शन और आध्यात्मिक विचारधारा का आरंभ हुआ और यहाँ से ही धार्मिक और मानसिक ज्ञान की परंपरा शुरू हुई। दिव्य दर्शन शास्त्र का मतलब है कि उन गूढ़ और महान विचारों का समुच्चय जो भारत के प्राचीन ज्ञान में समाहित है। इन पंक्तियों में कवि भारत को एक ज्ञान और विचार की भूमि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह पंक्ति भारत के प्राचीन सभ्यता के बारे में है। कवि कहते हैं कि सभ्यता और अंकुरण और उसका विकास सबसे पहले भारत में हुआ। भारत को सभ्यता का जनक माना जाता है क्योंकि यह सबसे पहले लिखित और मौखिक साहित्य का विकास हुआ। सामाजिक संरचनाओं की आधारशील रखी गई और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई। यह पंक्ति भारत की प्राचीनता और महानता को उजागर करती है, जिसमें भारत ने दुनिया को सभ्यता, कला और संस्कृति का पहला पाठ पढ़ाया। कवि कहते हैं कि भारत वह भूमि है जिसमें संगीत, कविता और शिल्प को जन्म दिया। भारत का संगीत और कविता का इतिहास अत्यंत समृद्ध है और यह हमें हमारी प्राचीनता और सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है।
शिल्प की बात करते हुए कवि भारत की कला और शिल्प कला को उत्कृष्ट उदाहरण को याद करता है, जैसे भारत के प्राचीन मंदिरों की तथाकल्प शिल्प कला, हस्तशिल्प और कला की अन्य विधाएं। इन पंक्ति में कवि भारत को संगीत और कला का जन्मस्थल मानते हैं। यह पंक्ति में एक सशक्त प्रश्न उठती है। कवि भारत की महानता की तुलना में देशों को तुच्छ मानते हुए कहते हैं कि जो देश अपनी आत्मनिर्भरता खो चुका है, उन्हें भारत से स्पर्धा करने का कोई हक नहीं है। पर मुखपेक्षी का अर्थ है कि वे देश जो दूसरों पर निर्भर है, उन्हें जिन्हें आत्मनिर्भर और स्वाभिमान की समझ नहीं है। कवि यह कहते हैं कि जो देश दूसरों पर निर्भर है, वे भारत के समान महानता और शक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भारत ने हमेशा आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गर्व को प्राथमिकता दी है। भारत के प्राचीन व्यापारिक इतिहास को दर्शाते हुए कवि कहते हैं, भारत की वाणिज्यिक वृद्धि और व्यापारिक सफलता ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। भारत का वाणिज्य प्राचीन काल से ही दुनिया में प्रसिद्ध था। भारत के व्यापार ने न केवल आर्थिक लाभ प्राप्त किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। कवि यह बताना चाहता है कि भारत का व्यापार समय के साथ बढ़ता रहा और यह दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आगे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत का व्यापार सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत ने दुनिया के विभिन्न देशों से व्यापारिक संबंध बनाए थे। अन्य देशों से संबंध का अर्थ है कि भारत ने केवल अपने पड़ोसी देशों से बल्कि दूर देशों से भी व्यापार किया था। यह भारत की वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क को दर्शाता है। भारत के व्यापार में प्राचीन काल के प्रमुख व्यापारिक मार्ग जैसे सिल्क रोड और समुद्री मार्ग का महत्वपूर्ण योगदान था। कवि यह कहना चाहते हैं कि भारत में निर्मित वस्तुएं उत्कृष्ट और बहुमूल्य होती थी, जो सर्वस्त्र जाती थी। वर वस्तुएं का अर्थ है उत्तम, मूल्यवान और अत्यधिक सम्मानित वस्तुएं। कवि यह कहना चाहते हैं कि भारत ने उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं बनाई और वे दुनिया भर में निर्यात की थी। यह पंक्ति भारत के सर्व संसाधन और कारीगर की गुणवत्ता को प्रस्तुत करती है, जो विश्व भर में मांग की थी। कवि कहते हैं कि भारत की जो वस्तुएं थी, वे मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि दिव्य या ईश्वरीय मानी जाती थी। नर रचित का अर्थ है मानव द्वारा निर्मित और सुर रचित का अर्थ है ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुएं। कवि यहाँ दिखाते हैं कि भारत की वस्तुएं इतनी उच्च गुणवत्ता और सौंदर्यपूर्ण होती थी कि उन्हें ईश्वरीय कृति माना जाता था, न कि साधारण मानव निर्मित उत्पादन। इस पंक्ति में माध्यम से कवि भारत की उच्च कला और शिल्प की सराहना करते हैं और यह दर्शाते हैं कि भारत की कृतियां अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक उत्तम थी। आगे हिंदू कला और कौशल के प्रभाव और उत्कृष्ट को दर्शाती है। कवि कहते हैं कि हिंदू कला और कौशल ने पूरी दुनिया को मुग्ध कर दिया था। कला कौशल का मतलब है कला और शिल्प में भारत की उच्चतम दक्षता और उत्कृष्टता। कवि यह कहना चाहते हैं कि भारत की कला और शिल्पकला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी और लोग उससे प्रभावित होते थे। कवि बताते हैं कि भारत की कला को दुनिया के ने बिना किसी संकोच के अद्वितीय माना। अद्वितीय का अर्थ है जो दुनिया में एकमात्र हो, जो किसी और से मिल न सके। इसका मतलब यह था कि भारत की कला और कौशल की कोई समानता नहीं थी और दुनिया में इसे सर्वोत्तम माना गया। यह भारत की कला और सर्वोच्चता को दर्शाता है। भारत की कला और संस्कृति के प्रकार विश्व स्तर पर दर्शाती है। कवि उदाहरण के तौर पर हारून खुर्शीदी और शार्लमेंग का उल्लेख करते हुए इतिहास के प्रसिद्ध शासक थे। बताते हैं कि ये अरब के शासक थे और उमायद खलीफ के सामने एक उनके समय में शासक के रूप में प्रसिद्ध भी थे। शार्लमेंग फ्रांस का एक प्रसिद्ध सम्राट था, जिसके राजधानी में भारत की कला और संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। दोनों ही शासक भारतीय कला और शिल्प से प्रभावित हुए थे और उनकी सभा में भारत की पट प्रभा को चमत्कृत दिखा गया था। पट प्रभा का मतलब है कि
चमक प्रभा या कला का प्रभाव। यह पर पट शब्द का अर्थ है कला चित्र, शिल्प कला या कागज पर चित्रित किया गया कोई दृश्य जिसे भारतीय कला के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। दोनों शासक भारतीय कला और संस्कृति को देखकर विस्मित हो गए थे और यहाँ इस बात का प्रमाण किया था कि भारत का कला कौशल दुनिया में बेजोड़ था। आगे कवि बताते हैं कि भारत की उत्कृष्ट कला और शिल्प को दर्शाते हुए भारत में प्राचीन समय में भी सभी वस्तुएं इतनी उच्च गुणवत्ता की होती कि वे उपहार के रूप में भी दी जा सकती थी। उपहार के योग्य का अर्थ है कि भारत की वस्तुएं इतनी मूल्यवान और सुंदर थी कि उन्हें उपहार के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। इन पंक्तियों में भारत के उत्पादनों की उच्च गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिष्ठा को रेखांकित किया गया है। कवि आगे बताते हैं कि भारत की वस्तुएं दुनिया भर में मांग में थी और विश्व भर में उन वस्तुओं की प्रतिष्ठा थी। मांग का मतलब है कि भारत की उत्पादित वस्तुएं दुनिया भर में बिकती थी और लोगों द्वारा चाहती जाती थी। यह भारत की व्यापारिक समृद्धि और वैश्विक स्तर पर प्रभाव को दर्शाता है। यह भारत के उत्पादन दुनिया भर में प्रसिद्ध थे और उनका व्यापार होता था। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि उस समय भारत के पास असीम वैभव था और व्यापार में कोई त्रुटि या नुकसान नहीं था। अतुल्य वैभव का अर्थ है अत्यधिक समृद्धि और विकसित व्यापार। उस समय भारत में धन और संपत्ति का अत्यधिक संचार था। थी ना कोई आई में का मतलब है कि व्यापार में कोई गलती या कमी नहीं थी और भारत की वाणिज्यिक गतिविधियां सही या सफल चल रही थी। आगे के पंक्ति में कवि कहते हैं कि रामा व्यवसाय और वाणिज्य में रमण करती थी, यानी भारत का व्यापार इतना समृद्ध और सफल था कि वह धन की देवी व्यवसाय में वास करती थी। रमा का प्रतीकात्मक अर्थ है कि धन, समृद्धि और व्यापार की सफलता। कवि कहते हैं कि जब धन की देवी रमा व्यापार और वाणिज्य में रम रहती थी तो यह संकेत था कि व्यापार और वाणिज्य में भारत को असीमित समृद्धि और सफलता मिल रही थी। कहते हैं कि अब कश्मीरी की शॉल जैसे विदेशी नाम से बेचा जा रहा है। पहले कश्मीरी की एक विशेष पहचान और गौरव हुआ करती थी, अब वह विदेशी बाजारों में बेची जा रही थी और उसका नाम भी विदेशी हो गया था। कश्मीरी शॉल को पहले भारत के गौरव के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब वह विदेशी उत्पादन के रूप में बिक रही है। कवि इस पर दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पहले कश्मीर के शॉल का अपना महत्व था, लेकिन अब उसका स्वाभाविक रूप खो चुका है। कवि यहाँ बंगाली किनारी धोतियों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अब वहां भी विदेशी हो गई है, जबकि पहले यह भारत की संस्कृति का धरोहर थी। वह आश्चर्य करते हैं कि हमें लाज नहीं आती, जबकि हमारी संस्कृति और वस्तुएं अब विदेशी प्रभाव से बदल गई हो। बंगाली किनारी धोती भारतीय परंपरा वस्तुओं के प्रतीक है, जो एक समय में भारत की पहचान थी। कवि इस बात को उठाते हैं कि इन संस्कृतियों और वस्तुओं का आज विदेशीकरण हो गया है और हमें इस पर कोई लाज नहीं आती। इसका मतलब है कि हम अपनी संस्कृति के बदलाव को स्वीकार कर चुके हैं। बताते हैं कि भारत की प्राचीन कारीगरी की गुणवत्ता और विविधता को याद करते हैं। पहले टाका और चंदेरी जैसी शिल्प कला बहुत उच्च स्तर की हुई करती थी, लेकिन अब वहां कहीं दिखाई नहीं देती। टाके और चंदेरी उन स्थानों का और शिल्प कला के प्रकार है जो भारत में मूल कारीगरी का प्रतीक थे। कभी अफसोस करते हैं कि अब उन वस्त्रों और शिल्प कला की उत्कृष्टता कहीं नहीं है। कवि यह प्रश्न उठाते हैं कि आजकल हिंदू नारियां के उस समय जैसी कुशलता कहाँ गई जो पहले उन्हें शिल्प कला और घरेलू कार्यों में दिखाया था। कवि हिंदू नारियों की उस अद्भुत कुशलता की याद कराता है जिसमें वे अपने कारीगरी और कलात्मक कार्यों में महंगी थी। वह इस दुख पर व्यक्त करते हैं कि वह कुशलता और कला अब नष्ट हो गई है और यह खो गई है। यह पंक्ति भारत की कला की सूक्ष्मता और विस्तरता को रेखांकित करती है। कवि यह सवाल करते हैं कि क्या वह कला सचमुच इतनी सूक्ष्म और विशेष थी कि जो एक साधारण वस्तु से भी बेजोड़ काम कर दिखाई देती थी। सूक्ष्म का अर्थ है अत्यधिक,
सूक्ष्म होना। कवि यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि यह कारीगरी न केवल अत्यधिक कुशल थी, बल्कि उसमें सूक्ष्मता की जो आधुनिक समय में कहीं नहीं देख पाते हैं हम लोग। इन पंक्ति में हिंदू कारीगरियों और अद्वितीय कारीगरी को चित्रित करते हुए कवि कहते हैं, कारीगरी इतनी कीमती थी कि 100 हाथ लंबी सूत का था, आधा रत्ती उसकी कीमत थी। इसका अर्थ है कि उस समय की कारीगरी इतनी नम्र और उच्च गुणवत्ता की दुरूह थी कि थोड़ी ही वस्तु भी बड़ी मूल्यवान थी। 100 हाथ लंबा सूत का प्रयोग यहाँ दिखाया गया है कि वस्तुओं के निर्माण में बहुत सूक्ष्मता और मेहनत की जाती थी। आधा रत्ती तोल का मतलब है कि इतनी सूक्ष्म उच्च गुणवत्ता वाली कारीगरी की छोटी से छोटी चीज भी अनमोल होती थी। कवि भारत के कारीगर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि बांस की नली में रखा नया कपड़ा एक आश्चर्य था। यह कवि एक उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र का उदाहरण दे रहे हैं, जो इतने अच्छे थे कि आश्चर्यजनक रूप से वे बड़े से बड़े कामों के लिए भी उपयुक्त थे। बांस के नली का अर्थ है वस्त्रों से बांस की नली में रखा जाता था। यह कपड़े के संग्रह और सुरक्षा का तरीका था। कवि यह कहते हैं कि नया कपड़ा इतना अच्छा और उत्तम था कि वह आश्चर्यजनक होता था। कवि कहते हैं कि इस उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े से अंबारी सहित हाथी महाराजाओं के दरबारों में उपयोग को पूरी टका जा सकता था। अंबारी एक प्रकार का सज्जित वस्त्र है जो राजश्री हाथियों पर डाला जाता था। इसे एक प्रकार से भव्यता और महिमा का प्रतीक माना जाता है। यह कवि इस बात को बताने जाते हैं कि उस गुणवत्ता वाला कपड़ा इतने बड़े हाथी को भी टक सकता था, जो उस समय राजसी धरोहर के प्रतीक थे। कवि यह बताते हैं कि वह वस्त्र इतने सूक्ष्म थे कि इतनी कोई तकों के बावजूद भी शहजादियों के अंग झलकते रहते थे। इनका मतलब यह था कि कपड़ा इतना महीन और उत्तम था कि इनके कोई परतों के बावजूद उसमें से सौंदर्य और सिगाई नजर आती थी। सूक्ष्म का मतलब है कि बहुत पतला और महीन। कवि यह दिखाते हैं कि सभी परतों के बावजूद वह कपड़ा इतना उच्च गुणवत्ता और सूक्ष्मता से बना था कि उसकी खूबसूरती पूरी तरह झलकती रहती थी। शहजादियों के अंग झलकते का मतलब है कि कपड़ों की सौंदर्यपूर्ण नाजुकता इतनी थी कि शहजादिया की खूबसूरती और आकर्षण भी उसमें दिखाई देता था। कवि यह भारत के वस्त्रों की महिमा और आकर्षण को दिखाते हुए कहते हैं कि हमारे देश के वस्त्र इतने उत्कृष्ट और आकर्षण थे कि अन्य देश भी उनसे प्रभावित थे। उन्होंने देखकर मुग्ध हो जाते थे। मुग्ध का अर्थ है बहुत प्रभावित या आकर्षित होना। कवि यह कहते हैं कि भारत के वस्त्र दूसरे देशों में भी बहुत प्रशंसा के पात्र थे। कवि बताते हैं कि यूरोप के लोग जो अपनी उच्च संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थे, वे भारत के वस्त्रों की प्रशंसा करते थे और उन्हें भारत की कारीगरी से बहुत प्रभावित होते थे। साहब शब्द से यहाँ यूरोपियन लोगों या उन सशक्त व्यक्तियों की ओर इशारा है कि भारतीय वस्तुओं को बहुत सराहते थे। कवि यह दिखाते हैं कि भारत का वस्त्र उद्योग और कारीगरी यूरोप समाज में बहुत लोकप्रिय था। यह पंक्ति फिर से यह बताती है कि यूरोप लोग हमेशा भारत के वस्त्रों को सराहना करते थे। सदैव सराहते का अर्थ है कि वे हमेशा भारत के वस्त्रों के गुणों और कला की प्रशंसा करते थे। यह कवि दिखाना चाहते हैं कि भारत के वस्त्रों का वैश्विक स्तर पर सम्मान था। कवि बताते हैं कि हालांकि यूरोप के लोग भारत के वस्त्रों की सराहना करते थे, लेकिन जब बात अपने देश के वस्त्र लेने की आती थी तो वे अपने देश में बने पटे भी मुफ्त में लेने की इच्छा नहीं रखते थे। निज देश के पट का मतलब है कि अपने देश के वस्त्र। यह पंक्ति यह दर्शाता है कि यूरोप के लोग भारत के वस्त्रों के मूल्य और गुणवत्ता को मानते थे, लेकिन जब खुद उनके देश में अपने देश के वस्त्र होते थे तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते थे। कवि पहले यह बताते हैं कि व्यापार किस प्रकार नष्ट कर दिया गया। यह भारत का व्यापार नष्ट करने से कवि का तात्पर्य कि भारत के वाणिज्यिक और विदेशी शासन ने खत्म कर दिया और इसके वृद्धि की संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। भारत का व्यापार पहले बहुत समृद्ध और विस्तार के रास्ते पर था, लेकिन विदेशी आक्रमण और अनौपनिवेशित का शोषण के कारण इन
नष्ट कर दिया गया। बताते हैं कि भारत के व्यापार को करे और प्रतिरोध के द्वारा भी भ्रष्ट किया गया। यह संकेत है कि औपनिवेशिक शासनों ने भारत के व्यापार पर भारी कर लगाए, जिससे व्यापार की वृद्धि रुक गई। साथ ही प्रतिरोध का मतलब यह हो सकता है कि भारत के व्यापारियों के अन्य बाधाओं का सामना भी करना पड़ा। कर के तात्पर्य है कि अत्यधिक टैक्स जो व्यापार को बर्बाद करने के लिए लगाया गया। प्रतिरोध से तात्पर्य है कि उन नीतियों और रोड़ों से की प्रगति हस्तक्षेप करते थे। यहाँ पे बताते हैं कि भारत के व्यापार के नष्ट होने की स्थिति का वर्णन अब व्यर्थ है। यह समय अतीत पर चर्चा करने का नहीं बल्कि आगे की दिशा पर चर्चा करने का समय है। अब हमें सोचना है कि भारत के व्यापार को फिर से कैसे मजबूत किया जाए। वर्णन वृथा है का मतलब है अब अतीत की बातों का कोई लाभ नहीं, हमें आगे की दिशा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बताते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर संकेत करते हुए अब हमें यह सोचना होगा कि भारत के व्यापार की फिर से बढ़ावा कैसे दिया जाए। जैसे कि पहले था, अब वह भारत के व्यापार की पुनः वृद्धि के लिए समाधान की खोज में है। वृद्धि से तात्पर्य है व्यापार का पुनः समृद्धि होना और इससे पहले जैसा करने के लिए उचित कदम उठाना। यहीं पर कविता का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।